Pankaj Diman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying subject Public International Law and Human Rights, under which today we are going to start next topic, जनरल असेंबली को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। यूएनओ के डिफरेंट ऑर्गेन्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है आपका जनरल असेंबली। देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1945 में। जैसे कि आपको पता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम यही था कि वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड वॉर से सेव करना और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इस पर्पज़ से एक यूनाइटेड नेशन ने एक चार्टर रेडी किया, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है यूनाइटेड नेशन का। और इस चार्टर के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेन्स बनाए गए, और इन ऑर्गेन्स को डिफरेंट ड्यूटीज़ यहाँ पे दी गई परफॉर्म करने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली 6 ऑर्गेन्स हैं, और सब्सिडी ऑर्गेन्स भी हैं यहाँ पे, जिसमें जो जनरल असेंबली सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, सेक्रेटरीट है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन यूएनओ के हैं, जो कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड जो है काम करते हैं। तो इनको हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले यूएनओ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है जनरल असेंबली, इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपको आता है कि डिस्कस द कॉम्पोजिशन, फंक्शन एंड पावर ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ। ऑल्सो पॉइंट आउट द वेदर द जनरल असेंबली हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपको क्या लगता है कि ये जो यूएनओ का जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है? इसको ही हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जनरल असेंबली इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन ऑफ यूएनओ। आर्टिकल 9 to 22 ऑफ द यूएनओ चार्टर। अभी मैंने आपको बताया कि यूएनओ का एक अपना चार्टर है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उस चार्टर के आर्टिकल 9 to 22 जो है जनरल असेंबली से रिलेटेड प्रोविजंस की बात जो है ये की गई है। सबसे पहले इसके कॉम्पोजिशन को देख लेते हैं। आर्टिकल 9 ऑफ द यूएनओ चार्टर कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटेड टू द कॉम्पोजिशन ऑफ जनरल असेंबली। इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेन ऑफ यूएनओ। इसमें सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूएनओ में। हर एक कंट्री के यहाँ पे 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और कलेक्टिवली वो एक वोट कर सकते हैं। ऑल मेंबर स्टेट्स हैव रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली। इस टाइम पे यूएनओ की जनरल असेंबली में 193 कंट्री हैं, और ये सारे यहाँ पे अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव सेंड करते हैं। एवरी मेंबर स्टेट कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव इन द जनरल असेंबली। इट्स एनुअल मीट वंस इन अ ईयर। ये साल में एक बार इकट्ठे होते हैं। न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है। द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन फॉर द एवरी सेशन ऑफ जनरल असेंबली इज मेड बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का जो चेयरमैन होता है, उसका इलेक्शन हर साल जनरल असेंबली खुद करती है। द चेयरमैन चेयर्स एंड सेशन ऑफ जनरल असेंबली। इट ऑल्सो डिक्लेयर द कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ द मीटिंग। इसके साथ में कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग कब होगा और कब जो मीटिंग एंड होगी, ये भी सब जनरल असेंबली के चेयरमैन खुद ही देखता है। The Secretary General can call special meeting and General Assembly at the request of the Security Council। तो जनरल असेंबली जो है स्पेशल मीटिंग भी कॉल कर सकती है, और इसके लिए इसको सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिक्वेस्ट करनी होगी, जो अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है जनरल असेंबली का, जिसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसका मेन फंक्शन जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बना के रखना है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कॉम्पोजिशन क्या है। आर्टिकल 9 में कॉम्पोजिशन बताया गया है। यहाँ पे मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव होती है। हर स्टेट जो है 5 मेंबर यहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, और वो कलेक्टिवली एक वोट करते हैं, जिसकी बात यहाँ पे की गई है। एवरी मेंबर ऑफ जनरल असेंबली हैज़ राइट टू कास्ट 1 वोट। इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द वोट कास्ट बाय द मेंबर प्रेजेंट। तो जितने मेंबर जनरल असेंबली में प्रेजेंट होंगे, उनके 2/3 वोट से कोई भी डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। द डिसीजन ऑन द अदर मैटर्स आर टेकन बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट्स कास्ट बाय द मेंबर स्टेट। ये सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, ये आपको पहले ही मैंने पढ़ाया हुआ है। टेकन बाय सिंपल मेजोरिटी। इफ एनी मेंबर स्टेट हैज़ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ यूएनओ, शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। अगर कोई भी मेंबर स्टेट अपने ड्यूज़ जो है यूएनओ को नहीं देता है, हर एक स्टेट को यूएनओ में अपना एक सब्सक्रिप्शन देना होता है ताकि वो वहाँ की मीटिंग को अटेंड कर पाए। अगर कोई भी कंट्री जो है
अपने ड्यूज़ को क्लियर नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में उसको वोट देने से यूएनओ का ये जनरल असेंबली रोक सकता है। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है, कई बार वो जो है यूएनओ के ड्यूज़ पे नहीं कर पाए हैं। पावर्स एंड फंक्शन क्या होंगे? द पावर एंड फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली हैव बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल 10 to 17 ऑफ द यूएनओ चार्टर। प्रोफेसर लियोनार्ड हैज़ पुट फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली अंडर 5 हेड्स। तो प्रोफेसर लियोनार्ड ने 5 तरीके के फंक्शन जो है जनरल असेंबली के बताए हैं। यूएनओ के जनरल असेंबली ये मेनली 5 फंक्शन जो है करता है। डेलिब्रेटिव फंक्शन, जहाँ पे बड़ी सारी मीटिंग्स होती हैं। सुपरवाइजरी फंक्शन, अदर ऑर्गेन्स पे सुपरवाइजरी फंक्शन करता है। फाइनेंशियल फंक्शन, जिसमें जनरल असेंबली यूएनओ का बजट रेडी करता है। फंक्शन रिलेटेड टू द इलेक्शन, जितने भी इम्पोर्टेंट मेंबर होते हैं, जैसे हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट, हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, या फिर सेक्रेटरी ऑफ द यूएनओ, सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ, इस तरीके की इंपॉर्टेंट इलेक्शंस भी वहाँ पे करता है और साथ में कुछ स्टैट्यूटरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। वन बाय वन हम इनको यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले डेलिब्रेटिव फंक्शन है यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली इज डेलिब्रेटिव। डेलिब्रेटिव मीन्स टू थिंक ओवर और डिस्कस वेरियस इशू, टू स्टडी एंड टू रिकमेंड। तो डेलिब्रेटिव फंक्शन में मेनली क्या होता है कि हम किसी मैटर पे, किसी इशू पे डिस्कस करते हैं और वहाँ पे इसकी रिकमेंडेशन देते हैं। द पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली एज फॉलो रिलेटेड टू डेलिब्रेटिव फंक्शन। सबसे पहला उनका डेलिब्रेटिव फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10 ऑफ द चार्टर द जनरल असेंबली कैन डिस्कस एनी क्वेश्चन और क्वेश्चन अराइजिंग, question relating to the power and function of any organ coming within the purview of the charter। किसी भी ऑर्गेन के पावर और फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है तो उसको वहाँ पे वो डिस्कस कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 इट कैन नॉट डिस्कस सच क्वेश्चन ओवर विच डिस्कशन टेकन प्लेस इन द सिक्योरिटी काउंसिल। वो उन क्वेश्चन को डिस्कस जनरल असेंबली में नहीं कर सकते जिसकी डिस्कशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल में हो रही हो या हो रही होगी। दूसरा जो आपके पास यहाँ पे है, द जनरल असेंबली कैन ऑल्सो डेलिब्रेट ओवर द प्रिंसिपल रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जनरल असेंबली जो है किससे रिलेटेड इशू को डिस्कस कर सकती है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि इनका मेन ऑब्जेक्ट भी है, उससे रिलेटेड भी जो है यहाँ पे डेलिब्रेशन या फिर ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस वहाँ पे किया जा सकता है और मैटर को रिकमेंड भी किया जा सकता है सिक्योरिटी काउंसिल को। अंडर आर्टिकल 11 सब क्लॉज 3 द जनरल असेंबली कैन डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल टूवर्ड दोज सर्कमस्टांसेस विच मे क्रिएट डेंजर टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा जनरल असेंबली जो है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका मेन फंक्शन क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बना के रखना, चाहे उसको इसके लिए किसी कंट्री पे अटैक भी करना पड़े पीस को मेंटेन करने के लिए, तो जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल की अटेंशन जो है डाइवर्ट कर सकती है ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आज के सिचुएशन में जनरल असेंबली बहुत एक्टिव है, वो सिक्योरिटी काउंसिल से ज़्यादातर बात कर रही है रशिया और यूक्रेन के मैटर में। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जनरल असेंबली टू इंक्रीज इंटरनेशनल पीस एंड सोशल फील्ड। ये ड्यूटी है जनरल असेंबली की, वो इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड डेलिब्रेशन करे। इसके अलावा इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन मैटर में एफर्ट लगाए, ह्यूमन राइट को प्रमोट करे विदाउट एनी सेक्स, कास्ट एंड लैंग्वेज या रिलीजन। ये सारे जो है जनरल असेंबली के ही काम है। जनरल असेंबली कैन ऑल्सो मेक सजेशन फॉर मेथड ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ प्रॉब्लम एंड यूज रिलेटिंग टू म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द स्टेट। अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उस डिस्प्यूट को पीसफुल सेटलमेंट के थ्रू सॉल्व जो है किए जाना भी जनरल असेंबली का मेन काम है। इसके अलावा जनरल असेंबली पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं डेलिब्रेशन से रिलेटेड। द रेजोल्यूशन पास बाय द जनरल असेंबली, जो भी रेजोल्यूशन डेलिब्रेशन के थ्रू जनरल असेंबली में पास होता है वो सिर्फ रिकमेंडरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। आर्टिकल 2 क्लॉज 7 के अकॉर्डिंग जनरल असेंबली कैन नॉट इंटरवेंस इन द इंटरनल मैटर ऑफ द स्टेट। जो मेंबर स्टेट जितने भी हैं उनके इंटरनल मैटर में जनरल असेंबली कभी भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, ना ही उनसे रिलेटेड कोई डेलिब्रेशन वहाँ पे उस ऐसे कोई इशू को वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो ये इनके डेलिब्रेटिव फंक्शन है। सेकंड है आपके पास यहाँ पे सुपरवाइजरी फंक्शन। तो बड़े सारे सुपरवाइजरी फंक्शन भी यूएनओ का ये मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेन जनरल असेंबली फॉलो करता है, जिसमें से वो उसकी सुपरविजन किस पे होती है? ये सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल जो अनदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है यूएनओ का, उस पर अपने सुपरवाइजरी फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके सारे इनके सभी काम के, इनके जो भी ये काम परफॉर्म करते हैं, जो भी एक्ट कर रहे हैं, उन पे सुपरविजन ये रखता है। इसके अलावा
ट्रस्टी काउंसिल और जनरल सेक्रेटरी के काम पे भी ये सुपरवाइजरी फंक्शन परफॉर्म करता है, उनको सुपरवाइज करता है, उनको टाइम टू टाइम डायरेक्ट करता है, और अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो उनको सर्टेन डायरेक्शन भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो बड़े सारे सुपरवाइजरी फंक्शन भी जनरल असेंबली परफॉर्म करता है। फाइनेंशियल फंक्शन भी जो है जनरल असेंबली परफॉर्म करता है। आर्टिकल 17, द जनरल असेंबली हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द वेरियस फाइनेंशियल पावर, बड़ी सारी वित्तीय पावर्स भी जो है इनके पास है जिनको परफॉर्म करता है। टू कंसिडर द बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएनओ का जो भी बजट बनता है उसको कंसिडर कौन करता है, हमारा जनरल असेंबली ही करता है। सेकंड, और इसके इनकम और एक्सपेंडिचर को भी अप्रूवल देता है। सेकंड, टू डिटरमिन द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर बोर्न बाय द मेंबर स्टेट, मेंबर स्टेट कितने रेशो में जो है अपना सब्सक्रिप्शन देंगे उसको भी ये डिटरमिन करता है। हर कंट्री का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो अलग अलग होता है, जितने अमीर कंट्री का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होता है, गरीब कंट्रीज़ का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो कम होता है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है यूएनओ के बजट में वो जो है यूएनओ अमेरिका ही करता है। इसके अलावा टू कंसिडर द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर वेर ऑर्गेन यूएनओ एंड देयर अप्रूवल, इससे अलावा सारी स्टेटमेंट जो है इनकम और एक्सपेंडिचर जो वेरियस ऑर्गेन ऑफ यूएनओ है जो खर्च कर रहे हैं उनसे रिलेटेड सारी स्टेटमेंट रेडी करता है और उसका अप्रूवल भी देता है। तो बड़े सारे एक्सपेंडिचर्स फाइनेंशियल फंक्शन भी जो है जनरल असेंबली जो है यहाँ पे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फंक्शन रिलेटेड टू द इलेक्शन, बड़ी सारी इलेक्शंस भी करता है, बड़ी सारी अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे जनरल असेंबली करता है। मेनली जो इलेक्शन यहाँ पे होती है द वर्क रिलेटेड टू द मेंबरशिप फॉर न्यू स्टेट, अगर कोई नई स्टेट अगर यूएनओ का मेंबर बनना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इलेक्शन कराने का राइट जो है वो किसका है, जनरल असेंबली का है। द वर्क रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर ऑर्गेन जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, और बड़े टाइप ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे ऑर्गेन्स और भी हैं, उनके मेंबर की इलेक्शन भी जो है वो कौन करता है, जनरल असेंबली ही करता है। जब इलेक्शन करता है किसी न्यू स्टेट की जनरल असेंबली तो उसको 2/3 मेजोरिटी से जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनका वोट चाहिए होता है वहाँ पे। द जनरल असेंबली कैन ऑल्सो सस्पेंड, रिमूव और डिप्राइव फ्रॉम द वोटिंग ऑफ एनी मेंबर, तो जनरल असेंबली किसी भी मेंबर स्टेट को वोट करने से सस्पेंड, रिमूव और डिप्राइव भी कर सकती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे स्टैच्यूटरी फंक्शन जो यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, तो कौन कौन से स्टैच्यूटरी फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं जनरल असेंबली जो है, बड़े सारे जो है लॉ रूल्स रेगुलेशन भी बनाता है, उसको हम स्टैच्यूटरी फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि द जनरल असेंबली पार्टिसिपेट इन द अमेंडमेंट ऑफ द चार्टर, तो जो यूएनओ का जो चार्टर है उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो तो जनरल असेंबली वो अमेंडमेंट करवा सकती है। 2/3 मेजोरिटी वोट चाहिए होता है, साथ में 5 परमानेंट मेंबर जो है जिनको वीटो पावर मिला होता है उनका भी वहाँ पे कंसेंट चाहिए होता है। तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है वैसे ही यूएनओ के चार्टर में भी अमेंडमेंट जो की जा सकती है, जनरल असेंबली इसमें अमेंडमेंट करा सकता है। इंडिया में भी जब अमेंडमेंट करानी हो तो स्पेशल 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। यूएनओ के चार्टर में भी अमेंडमेंट करनी हो तो 2/3 मेंबर ऑफ यूएनओ जो है उस अमेंडमेंट को अप्रूव करें, और साथ में 5 परमानेंट मेंबर जो है जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है और ब्रिटेन है, उनका भी यहाँ पे पॉजिटिव वोट चाहिए होता है। इस तरीके से स्टैट्यूटरी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। According to the Article 96, the General Assembly can also confer right upon other organ for the statutory enactment upon their consultation, advice or legal matter by the International Court of Justice. तो जनरल असेंबली जो है अदर ऑर्गेन्स के लिए स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट कर सकता है, लॉ बना सकता है, और इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है जनरल यूएनओ का, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, उसकी भी एडवाइस जो है ले सकता है। फॉर गेटिंग असिस्टेंस इन इट्स फंक्शन इट कैन सेट अप अदर सब्सिडी ऑर्गेन्स, अपने फंक्शन के लिए अदर जो ऑर्गेन्स है, सब्सिडी ऑर्गेन्स जो हैं, जैसे इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेनिंग है, रिसर्च है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके भी असिस्टेंस जो है अपने काम के लिए ले सकता है। तो ये आपके पास यहाँ पे जनरल असेंबली के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें से डेलिब्रेटिव फंक्शन है, हर तरीके की डेलिब्रेशन वो कराता है, नए मेंबर स्टेट को जो है मेंबर ऑफ यूएनओ बना सकता है। इसके अलावा आपने यहाँ पे देखा कि वो किस तरीके से जो है
इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जहाँ पे मेंटेन करता है, कैसे सिक्योरिटी काउंसिल के साथ जो है कलेक्टिव जहाँ पे फंक्शनिंग करता है, स्टैट्यूटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, फाइनेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है, इवैल्यूएशन अब जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं। The General Assembly has performed various important functions since its inceptions. After the setting of the UNO, the General Assembly has developed various other functions and its power. Best efforts have been made by the General Assembly by maintenance of international peace and security. बड़े सारे एफर्ट जो है जनरल असेंबली ने लगाए हैं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय जनरल असेंबली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज यूनाइटिंग द कंट्रीज फॉर पीस रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे बड़े सारे रेजोल्यूशन जो है पास किए हैं जनरल असेंबली ने, तो हम इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं कि क्या जनरल असेंबली जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए काम कर पाया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। द स्पेशल इमरजेंसी सेशन ऑफ द जनरल असेंबली कैन बी कन्वेंटेड बाय 9 पॉजिटिव वोट और मेजोरिटी वोट्स कास्ट बाय मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विद इन 24 आवर। तो स्पेशल इमरजेंसी सेशन जब मर्जी चाहे जो है जनरल असेंबली बुला सकता है 9 पॉजिटिव वोट। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है वहाँ पे 15 मेंबर होते हैं, तो 9 मेंबर की अगर वहाँ पे पॉजिटिव वोट मिल जाए तो किसी भी मैटर पे स्पेशल इमरजेंसी मीटिंग जो है बुलाई जा सकती है। द जनरल असेंबली कैन कंसिडर द मैटर व्हेन द सिक्योरिटी काउंसिल इज अनेबल टू प्रिवेंट द एग्रेशन एंड वायलेशन ऑफ पीस। अगर सिक्योरिटी काउंसिल जो है एग्रेशन को और वायलेशन ऑफ पीस को अगर होता है और एग्रेशन को प्रिवेंट नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में जनरल असेंबली कोई भी एक्शन ले सकता है। जनरल असेंबली कैन सुजेस्ट फॉर कलेक्टिव एक्शन। जनरल असेंबली जो है सिक्योरिटी काउंसिल को एक कलेक्टिव एक्शन उस कंट्री के अगेंस्ट लेने के लिए बोल सकता है जो कि एग्रेसर वहाँ पे बना हुआ है, उसके अगेंस्ट आर्म एक्शन लेने के लिए बोला जा सकता है। A peace inspection commission consisting of 14 members was constituted whose functions to give its report to General Assembly after inspection of areas where peace has been threatened। तो पीस इंस्पेक्शन कमीशन भी बनाया गया है और ये पीस इंस्पेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम जनरल असेंबली को जो है इसकी रिपोर्ट जो है इस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जो है टाइम टू टाइम देता है। Every member state was asked to train such military forces which can be sent to UNO and when demanded। जब भी UNO को किसी देश की मिलिट्री की इम्पोर्टेंट ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस कंट्री की मिलिट्री को भी ले सकता है एज ए पीस कीपिंग आर्मी। जैसे इंडिया ने श्रीलंका में या बड़े सारे देशों में अफ्रीका में पीस कीपिंग आर्मी जो है UNO के थ्रू जो है वहाँ पे भेजी है। A collective action committee जो है consisting of 14 members was set up study and report for the maintenance of international peace and security। एक कलेक्टिव एक्शन कमेटी भी जो है UNO के थ्रू जनरल असेंबली के थ्रू बनाई गई है जिसका काम जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जनरल असेंबली काफ़ी हद तक सक्सेस भी रहा है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बना के रखने के लिए। राइटली यहाँ पे डॉक्टर नरेंद्र सिंह ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने बोला है जनरल असेंबली occupies an important place as most powerful organ of UNO। तो नगेंद्र सिंह ने जनरल असेंबली को सबसे पावरफुल ऑर्गेन जो है UNO का माना है इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बाय पासिंग द यूनाइटिंग द पीस रेजोल्यूशन। और क्योंकि उसने बड़े सारे पीस रेजोल्यूशन जो है पास किए हैं जैसे कि आपने अभी यहाँ पे पढ़े। थैंक यू सो मच।